Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we'll discuss about PYQs, previous year questions of NORSET. So these questions are very important NORSET 7 PYQs. So never be escape. So start today's session. So everyone like, share and comment please. First question, vitamin K injection given by which needle goes in neonates? वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये आपके नॉर्सेट 7 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन के इंजेक्शन गिवन बाय विच निडल, कौन से निडल उसका अपन को गोज बताना है क्वेश्चन में. तो न्यूनेट्स में दी जाती है स्पेशली तौर पे. देखो विटामिन के इंजेक्शन किस में दिया जाता है? बच्चों में दिया जाता है एट बर्थ टाइम में. अगर आपका बेबी क्या है प्री टर्म या अपन बोल सकते हैं लो बर्थ वेट है तो उसको अपन 0.5 mg की डोज देंगे विटामिन के की. और आपका टर्म न्यूनेट अपन बोल सकते हैं टर्म न्यूनेट है, आपका टर्म न्यूनेट है तो उसमें 1 mg की अपन डोज देंगे. तो 1 mg के अकॉर्डिंग देंगे. अगर आपका बेबी का वेट अगर 1000 ग्राम से अपन बोल सकते हैं 1 kg से कम है तो उसको अपन 0.5 और 1000 ग्राम से या अपन बोल सकते हैं कि 1 किलो से ज़्यादा हैं तो उसको 1 ग्राम की डोज देंगे अपन. तो उसकी अपन को निडल पूछी हैं. तो निडल न्यूनेट्स में स्पेशली तौर पे कितनी होती हैं? 26 गोज की होती है. स्पेशली 26 गोज की होती हैं. तो ध्यान रख लेना. चाइल्ड्स के लिए अपन दे सकते हैं, मतलब उनसे जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें अपन 24 की दे सकते हैं. तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 26 गेज की निडल होगी. तो लेट्स discuss about vitamin K injection according to American Heart Association. Answer will be B right. विटामिन के प्रोफाइलेक्सिस गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं रिकमेंडेशंस क्या दे रखी हैं इसमें. All newborns delivered in health facilities at all levels including a sub center should receive vitamin K prophylaxis. देखो all newborns, पूरे के पूरे newborns को delivered in health facilities at all levels, जो भी आपका levels हैं including जो भी सब centers हो गए, should receive vitamin K prophylaxis. सभी प्रकार के बच्चों को विटामिन प्रोफाइलेक्सिस का इंजेक्शन लगाया जाता है एट बर्थ टाइम में. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज vitamin K prophylaxis is given as a single dose IM injection. Very important IM injection vitamin K soon after birth time. Once the newborn is in skin to skin contact with the mother and breastfeeding is initiated not later than 24 hours. देखो 24 आवर्स आफ्टर 24 आवर्स में विटामिन के इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, उससे पहले लगाया जाता एज सुन एज पॉसिबल. अपन देख सकते हैं कब लगाया जाएगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट में आएगा मदर के और ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे अपन. उसके बाद में अपन क्या करेंगे, विटामिन प्रोफाइलेक्सिस इंजेक्शन के अपन देंगे. विच मसल IM इंजेक्शन थाई पे दी जाती हैं, वास्टस लेटरलिस मसल पे. ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट इज ऑल न्यूबॉर्न्स विद बर्थ वेट ऑफ 1000 ग्राम और मोर शुड बी एडमिनिस्टर्ड 1 mg ऑफ विटामिन K IM वाइल डोज वेटिंग लेस देन 1000 ग्राम या 1 kg. अपन ने बात की अभी 1 ग्राम, अगर 1 kg से वेट ज़्यादा है तो उसको अपन IM इंजेक्शन कितना देंगे, IM इंजेक्शन 1 विटामिन के का 1 mg का डोज देंगे. और वेट 1000 से कम है, 1000 ग्राम से कम है या 1 kg से कम है तो उसको अपन 0.5 mg की डोज देंगे. इंजेक्शन
विटामिन के शुड बी, फोर्थ पॉइंट है, इंजेक्शन विटामिन के शुड बी गिवन IM ऑन द एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, जो एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट है थाई पे दी जाती हैं विटामिन के की इंजेक्शन यूजिंग ए 26 गोज निडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 1 ml सिरिंज स्ट्रिक्टली फॉलोड सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। देखो ये अब पूछा जा सकता है कि कौन सी सिरिंज आपकी होगी 1 ml की, तो 1 ml सिरिंज होगी, निडल का गोज क्या रहेगा 26 रहेगा, और 1 ml सिरिंज रहेगी आपकी। इन केसेस दैट अर्जेंट रेफरल विटामिन के प्रोफाइलेक्सिस में बी गिवन एट हेल्थ फैसिलिटी वेयर रेफरल इज मेड एंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड अकॉर्डिंगली। डॉक्यूमेंट मतलब अगर आप इंजेक्शन दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो डॉक्यूमेंट में ज़रूर लिख देना चाहिए विटामिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इट शुड बी ए रूटीन practice to record the date and dose in the labor room, OT registers, neonatal case sheets and referral या discharge slip। देखो it should be routine practice to record the डेट को रिकॉर्ड करना है अपन को, डोज को भी इन द लेबर रूम में, OT रजिस्टर्स में, और न्यूनेटल केस शीट्स को भी अपन को क्या करना है रिकॉर्ड करके रखना है, रेफरल डिस्चार्ज स्लिप को भी अपन को ऐसे ही रखना है सेव करके। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सेकेंड क्वेश्चन इज ई प्रैक्टिशनर prescribes disulfiram antabuse for a client who abuse alcohol. The nurse remembers that disulfiram will option A affect short-term memory, option B permit a healthier lifestyle, option C allow him to tolerate small amounts of alcohol, option D cause alcohol disulfiram reaction, DER। तो which option is right? तो क्वेश्चन को एक बार अपन समझ लेते हैं। ये प्रैक्टिशनर प्रेस्क्राइब्स, ये प्रैक्टिशनर हैं जो प्रेस्क्राइब कर रहा है डिसअल्फिराम, अपन बोल सकते हैं उसको डिसअल्फिराम दे रहा है, एंटाब्यूज जिसको बोलते हैं, फॉर एक क्लाइंट के लिए हूँ एल्कोहल एब्यूज, जो क्या है एल्कोहल एब्यूज से आया है। द नर्स रिमेंबर्स दैट डिसअल्फिराम, तो डिसअल्फिराम एल्कोहल एब्यूज के पेशेंट में क्या करेगा रिएक्शन करेगा ना। तो विच ऑप्शन इज़ राइट, तो इनमें से कौन सा राइट होगा आपका? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कोज एल्कोहल डिसअल्फिराम रिएक्शन। तो क्या करेगा एल्कोहल डिसअल्फिराम रिएक्शन आपका एल्कोहल के साथ में होगा, एल्कोहल डिसअल्फिराम रिएक्ट कर जाएगा, एल्कोहल कोज एल्कोहल डिसअल्फिराम रिएक्शन, DER डिसअल्फिराम रिएक्शन। लेट्स डिस्कस अबाउट एल्कोहल डिसअल्फिराम रिएक्शन या disulfiram drug. Right option is D. At therapeutic dosage of disulfiram, alcohol consumption results in increase। देखो at therapeutic dosage of डिसअल्फिराम की थेराप्यूटिक डोज एल्कोहल कंजप्शन रिजल्ट्स इन इंक्रीज, तो एल्कोहल का कंजप्शन क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा, कौन सा डिसअल्फिराम, और सीरम एसिटाइल एल्डिहाइड लेवल्स क्या भी वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। कोज क्या करेगा डाइफोरेसिस, पाल्पिटेशंस फॉर फेशियल फ्लशिंग, नोजिया, वाटाइगो, हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया की कंडीशंस अकर करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज सिम्टम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स इंक्रीज, कोजिंग, डाइफोरेसिस, पाल्पिटेशंस, फेशियल फ्लशिंग, नोजिया, वाटाइगो और हाइपोटेंशन एंड टेकिकार्डिया। This aggregation of symptoms is known as disulfiram alcohol reaction। disulfiram alcohol reaction DR, ये these symptoms किसके हैं सारे के सारे disulfiram alcohol reaction के। So next question is these questions are very 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 important, asked in many nursing officers exam while measuring blood pressure in upper arm. The chest piece of stethoscope is placed over which of the following artery? Option A ulnar artery, option B radial artery, option C brachial artery, option D axillary artery। तो ये आपके क्वेश्चन हैं बीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीपी कब से रिलेटेड हैं, बहुत बार एग्जाम आपके नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जब अपन ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, देखो वाइल जब
मेजरिंग ब्लड प्रेशर इन अपर आर्म से अपन ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं। तो चेस्ट पीस ऑफ स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस प्लेस्ड ओवर कौन सी आर्टरी में आपका रखा जाएगा? ऑप्शन ए है अल्नार आर्टरी, ऑप्शन बी रेडियल आर्टरी, ऑप्शन सी है ब्रेकियल आर्टरी, ऑप्शन डी एक्सिलरी आर्टरी। विच ऑप्शन इज राइट? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ब्रेकियल आर्टरी। सी इज द करेक्ट आंसर। Right answer is C. So we'll discuss about BP measurement, American Heart Association guidelines. The American Heart Association recommends a cup bladder length of 80% and the arm circumference and a cup bladder width 40% of the arm circumference. A length to width ratio कितनी रहेगी? 0 से 0 1 2 रेशियो 1 रहेगा। दिस इज आल्सो नाउन एज 80-40 रूल ऑफ बीपी मेजरमेंट। देखो क्या है, क्या कहना चाह रहा है द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA, क्या कहना चाह रहा है? एक कप ब्लेडर लेंथ, तो कप ब्लेडर की जो ब्लेडर की लेंथ रहेगी आपकी 80% रहेगी ऑफ द आर्म सर्कमफेरेंस से। तो आर्म सर्कमफेरेंस से 80% की रहेगी, यहाँ पे अपन रेशियो लगा देते हैं। एंड कप ब्लेडर वाइडथ उसकी क्या रहेगी? लेंथ है कप ब्लेडर की 80% और वाइडथ कितनी रखी गई है आपकी 40%। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 10 से 10 कट जाएगा, 4 से ये 8 2 बार कट जाएगा और 4 1 बार। तो रेशियो इनका क्या होगा? 2:1 पूछा जा सकता है। ये लेंथ टू वाइडथ रेशियो, देखो ये लेंथ हो जाएगी 80% और वाइडथ रेशियो आपका कितना रहेगा? 40%। तो लेंथ टू वाइडथ रेशियो आपका क्या रहेगा? 2:1 रहेगा। दिस इज आल्सो नाउन एज 80/40 रूल ऑफ बीपी मेजरमेंट। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स। Next question is very important. An antidepressant is prescribed for a depressed older client. After 1 week, the client soon express concern that there does not seem to be much improvement. Which response by the nurse is appropriate? Option A is antidepressant therapy requires several weeks before it becomes effective. Option B है antidepressant therapy will be more effective as the physical condition improves. Option C है additional medication may be required before behavior changes will be observed. Option D है additional time is needed for the medication to become effective because ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन। तो क्वेश्चन एक बार वापस अपन समझ लेते हैं। एन एंटी डिप्रेजेंट इज प्रेस्क्राइब टू ए डिप्रेस्ड ओल्डर क्लाइंट। देखो AD मतलब एंटी डिप्रेजेंट प्रेस्क्राइब किया जाता है ओल्डर एडल्ट डिप्रेस क्लाइंट हैं, उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है आफ्टर 1 वीक। तो 1 वीक बाद में, आफ्टर 1 वीक बाद में द क्लाइंट का सन आता है, एक्सप्रेस कंसर्न अपनी बात बताता है दैट देयर डज नॉट सीम टू बी मच इम्प्रूवमेंट। क्या वो क्या बोल रहे हैं? क्लाइंट का सन क्या बोल रहे हैं कि उस आपकी ड्रग से, एंटी डिप्रेजेंट ड्रग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज़ एप्रोप्रिएट। तो आपका नर्स की जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, क्या एप्रोप्रिएट आप रिस्पॉन्स करोगे उस पेशेंट में? क्या आप ऐसे बोलोगे? ऑप्शन एक में एंटीडिप्रेसेंट थेरेपी रिक्वायर्स सेवरल वीक्स बिफोर इट बिकम्स इफेक्टिव। ऑप्शन बी में है एंटीडिप्रेसेंट थेरेपी विल बी मोर इफेक्टिव एज द फिजिकल कंडीशन इम्प्रूव्स। और ऑप्शन सी में है एडिशनल मेडिकेशंस दोगे। और नेक्स्ट है एडिशनल टाइम्स इज नीडेड फॉर, और आपको टाइम चाहिए और बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग डिप्रेशन के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट बात बता देता हूँ, एंटी डिप्रेसेंट आपका अपन बोल सकते हैं 1 वीक से 2 वीक का टाइम लगता है इसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट अपना दिखाने के लिए। लास्ट अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपन 1 वीक ही रखते हैं। तो क्या बोलेंगे अपन? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी रिक्वायर्स सेवरल वीक्स बिफोर इट बिकम्स इफेक्टिव। अब मतलब अपना इफेक्ट दिखाने से पहले एंटी डिप्रेसेंट मतलब कुछ टाइम लेती हैं, सेवरल वीक्स लेती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
तो टुडे विल डिस्कस अबाउट नॉट सेट PYQs, very important. So this class is share everyone. Right answer is A. The nurse is to explain to the client's son that depressant therapy. The nurse is to explain to the client's son that antidepressant therapy typically takes several weeks before noticeable improvements are observed. देखो, द नर्स इज एक्सप्लेन टू द क्लाइंट सन, क्लाइंट के सन को नर्स एक्सप्लेन कर रही हैं दैट एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी, जो एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी होती हैं टाइपिकली टेक्स कितने टाइम लेती हैं, सेवरल वीक्स बिफोर अपना कुछ नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट्स, बिना कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखाए कुछ टाइम लेती हैं. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट यूजली नीड टाइम टू बिल्ड अप इन द सिस्टम एंड स्टार्ट अफेक्टिंग न्यूरो ट्रांसमीटर. क्योंकि वो कुछ देखो एंटी डिप्रेसेंट यूजली नीड टाइम, उसको कुछ टाइम की नीड होती हैं टू बिल्ड अप, अपने फंक्शंस को बिल्ड अप करने के लिए इन द सिस्टम एंड स्टार्ट अफेक्टिंग न्यूरो ट्रांसमीटर लेवल्स इन द ब्रेन, और जो ब्रेन्स के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं उसको अफेक्ट करने के लिए कुछ टाइम लेती हैं, विच देन लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन, वो और क्या करेगा, मूड को इम्प्रूवमेंट करेगा और सिम्टम्स को भी, डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी इम्प्रूवमेंट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है very important. A level of sedation that helps patients feels relaxed during a procedure without losing consciousness. Very important. Option A mild sedation, option B moderate sedation, option C several sedation, option D general anesthesia. Which option is the right answer? Mild sedation. देखो, ये लेवल ऑफ सेडेशन, इनमें से कौन सा लेवल का सेडेशन होगा दैट हेल्प्स पेशेंट्स फील, क्या करेगा, पेशेंट को फील कराएगा रिलैक्स ड्यूरिंग ए प्रोसीजर, के दौरान पेशेंट को रिलैक्स करेगा विदाउट लॉसिंग कॉन्शियसनेस, मतलब बिना LOC लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होगा और पेशेंट को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा. तो वो आपका माइल्ड लेवल का सेडेशन होगा. तो माइल्ड लेवल का सेडेशन आपके नॉट सेट 7 में पूछा गया है. तो मॉडरेट का, सेवरल लेवल या मतलब सेवरल या सीवियर और जनरल एनेस्थीसिया के बारे में पूछा जा सकता है. तो अपन डिस्कस करेंगे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल के सेडेशंस को. वेरी इंपॉर्टेंट. राइट आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट. Continuum of depth of sedation, definition of general anesthesia and levels of sedation या एनाल्जेसिया. तो मिनिमल सेडेशन आपका क्या रहेगा, देखो माइल्ड सेडेशन या मिनिमल सेडेशन. तो इसके अंदर ये पॉइंट्स होंगे, अपन ने ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं अपन इनको पढ़ेंगे. ये पॉइंट्स रहेंगे आपके. आल्सो कोल्ड एंजियोलाइटिक्स, तो माइल्ड सेडेशन को क्या बोलते हैं, एंजियोलाइसिस बोलते हैं. पेशेंट्स रिमेन अवेक एंड रेस्पॉन्सिव विदाउट लॉसिंग कॉन्शियसनेस. ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो क्वेश्चन की सेकेंड लाइन आपको यहाँ पे मिल रही, मतलब क्वेश्चन सेकेंड लाइन में आपका यहाँ पे मिल रहा है. देखो, आल्सो कोल्ड एंजियोलाइसिस, माइल्ड सेडेशन को क्या बोलते हैं, एंजियोलाइसिस. और पेशेंट रिमेन अवेक, पेशेंट अवेक रहेगा और रेस्पॉन्सिव रहेगा विदाउट लॉसिंग कॉन्शियसनेस, बिना किसी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट लाइन है फील रिलैक्स्ड एंड काम एंड एबल टू इंटरेक्ट. रिलैक्स पोजीशन में रहेगा, मतलब रिलैक्स रहेगा. काम एंड एबल टू इंटरेक्ट. मे फील ड्रोजी और स्लीपी, ये ध्यान रख लेना. ड्रोजीनेस किस में देखने को मिलता है, माइल्ड सेडेशन में, और स्लीपी मॉडरेट सेडेशन में क्या दे रखा है, मॉडरेट. नेक्स्ट अपन का होगा मॉडरेट सेडेशन. मॉडरेट सेडेशन में क्या है, आल्सो कोल्ड कॉन्शियस सेडेशन या प्रोसीजरल सेडेशन बोलते हैं. द पेशेंट हैज़ डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस बट विल रेस्पॉन्स टू वर्बल रिक्वेस्ट और रिएक्ट टू टच. वेरी आल्सो कोल्ड कॉन्शियस सेडेशन, इसको कॉन्शियस सेडेशन या प्रोसीजरल सेडेशन बोलते हैं. द पेशेंट हैज़ डिप्रेस्ड, पेशेंट डिप्रेस रहेगा, कॉन्शियसनेस पोजीशन में मतलब कॉन्शियसनेस में रहेगा, बट विल रेस्पॉन्ड टू वर्बल, रेस्पॉन्स करेगा, रिक्वेस्ट और रिएक्ट टू टच से वो रिएक्ट करेगा. ब्रीथिंग रिमेंस इंटैक्ट देखने को मिलेगी. एंड नो सपोर्ट इज़ नीडेड, बिना किसी सपोर्ट मतलब सपोर्ट की उसको ज़रूरत नहीं रहेगी. पेशेंट्स में बी स्लीपी बट कैन बी ईजिली अवेकन, मतलब स्लीपी रहेगा बट वो उठ सकता है वापस ईजी तरीके से. मे एक्सपीरियंस सम इम्पेयरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन,
तो कोऑर्डिनेशंस देखने को मिल सकता है, जजमेंट इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। नो इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड, इस पेज में क्या किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, अपन को क्या करना है, मेंटेन, देखो नो इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए पेटेंट एयरवे एंड स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन इज एडिक्वेट, तो इसका क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेशन उसका एडिक्वेट रहेगा, किसी प्रकार का अपन को इंटरवेंशन नहीं करना है, चाहे आपका मेंटेन पेटेंट एयरवे हो। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन इज यूजुअली, यहाँ पे क्या रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। और डीप सेडेशन, थर्ड फेज आपकी क्या रहेगी, डीप सेडेशन की रहेगी। उसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एनाल्जेसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कौन सी फेज में रहेगा आपका, या कौन सा लेवल का सेडेशन रहेगा, डीप सेडेशन का लेवल रहेगा। द पेशेंट आल्सो कॉल्ड एज एनाल्जेसिया, द पेशेंट कैन नॉट बी ईजी तरीके से वो अराउज नहीं, मतलब जाग नहीं सकता वापस, क्योंकि वो डीप सेडेशन में जा रहा है ना, बट विल रेस्पॉन्ड टू रिपीटेड और पेनफुल स्टिमुलाई, देखो रिपीट बार बार पेनफुल स्टिमुलाई देने से वो रेस्पॉन्स कर सकता है। ब्रीथिंग में बी इम्पेयर्ड, और ब्रीथिंग क्या रहेगी, इम्पेयर रहेगी। मे नीड टू सपोर्टेड, उसको सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी आपके उस पेशेंट को डीप सेडेशन के लेवल में। सो यहाँ तक अपने क्वेश्चंस किए हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी important, so this topic is complete here। तो एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस सेंड कर दूँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।